हाय दोस्तों, सभी का फिजिकल एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और इस बार फिजिकल एजुकेशन आपके लिए बहुत ही बढ़िया और एकदम उम्दा क्वेश्चंस लेके आया है। और आपके लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं कि कोर्स है जो फिजिकल एजुकेशन आपको लेके आया है। वो है यूपी टेट, यूपी के टेट, केवीएस, यूके, डीएसएसबी, झारखंड, राजस्थान, एस्टेट, उपरोक्त सभी कोर्स आपके लिए फुल कोर्स दिए जाएंगे बिल्कुल मुफ्त। दूसरी चीज़, सभी भाई और गृहिणियों से केवल एक ही अनुरोध है, अगर जो भी इस कोर्स को परचेज करना चाह रहा है बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। काम मिलेगा, यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि फिजिकल एजुकेशन गुरु के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और जो भी आपके लिए वीडियो डालेंगे, जो भी कोर्स आपके लिए मिलेगा, वो बिल्कुल आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए केवल जो भी हमारे नए बंधु अगर हमसे जुड़ रहे हैं, भाई और गृहिणी अगर जुड़ रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी मैं फुल कोर्स आपके लिए दे रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फुल कोर्स फ्री में मिल रहा है। उसके लिए आपको केवल करना क्या है कि यूट्यूब चैनल पर फिजिकल एजुकेशन गुरु को आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको आने वाली एग्ज़ाम जितने भी हैं उनकी आपकी बेहतर तैयारी हो सके। इसके लिए आपके लिए एक नई सीरीज आज आई है। क्वेश्चन है बिल्कुल छटे हुए, एकदम सटीक, जो कई परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए इसी के साथ में सीरीज को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन सीरीज का फिजिकल एजुकेशन लेके आया है आपके लिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। कहानी लिखना, ठीक है। अध्यापन की एक विधि है। भाई, अध्यापन की एक विधि क्या है ये हमें बताना है। कहानी लिखना है या लिखना है, प्रदर्शन करना है या खोज करना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो देखिए, शिक्षण अगर हम कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, अगर हम कहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यकताएं हैं। तो मुझे अध्यापन की 6 विधियाँ होती हैं। तो पहली जो विधि होती है वो है भाषण, यानी कि हम भाषण विधि से दे सकते हैं, लेक्चरर दे सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, अगर दूसरी शिक्षण दे सकते हैं तो आदेश दे सकते हैं। हम क्या दे सकते हैं? आदेश दे सकते हैं। तीसरा अगर हम चाहें तो प्रोजेक्ट विधि से भी हम जो है शिक्षण करा सकते हैं। किससे? प्रोजेक्ट विधि से भी हम शिक्षण करा सकते हैं। और अगर चौथे प्रशिक्षण की बात करें तो चौथा जो शिक्षण है वो हम विचार विमर्श कर सकते हैं। आप उसमें विचार विमर्श करके भी हम करा सकते हैं शिक्षण, विचार विमर्श भी करा सकते हैं, ठीक है। और अगर पाँचवें की बात करें तो पाँचवा हमारा हो सकता है कि ग्रुप निर्देश कर सकते हैं, ग्रुप में निर्देशन कर सकते हैं, हम ग्रुप में निर्देशन कर सकते हैं। छठा और अंतिम हमारा क्या है? वो है प्रदर्शन। प्रदर्शन क्या है हमारा? प्रदर्शन। तो ये इसमें ऐसे हम देख सकते हैं कि प्रदर्शन है अनुकरण करना या सुरक्षा विधि करना। तो ये हमारा होता है प्रदर्शन करना, यानी कि हम किसी को सुरक्षा से प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो भी हमारे इसी के अनुसार आएगा। तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए, कहानी लिखना गलत है और हमारा लिखना गलत है, खोजना गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? प्रदर्शन करना। ये हमारी सबसे अच्छी और उत्तम विधि है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 और दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है। कि भाई, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन क्या हो सकता है। हम खेलते हैं तो हमारे लिए सबसे उपयोगी कौन सा शिक्षण साधन हो सकता है। तो पहला है चित्र, चार्ट, ड्राइंग या दृश्य श्रव्य साधन। तो देखिए, कभी भी अगर हम खेल खेलते हैं तो क्या चित्र बनाते हैं? भाई हाँ, चित्र बना के भी देख सकते हैं, पक्का सही है। चार्ट बनाते हैं, हाँ भाई, चार्ट भी बना सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं, ड्राइंग भी बना सकते हैं। और दृश्य श्रव्य, तो इनमें से चारों में से सभी खेलों में उपयोग होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे सटीक जो आंसर है वो कौन सा है ये हमें जानना है। तो शिक्षण सहायक साधनों के लिए सबसे जो सटीक साधन है वो है दृश्य और श्रव्य, यानी कि हमारे साथ में दृश्य भी होना चाहिए, श्रव्य भी होना चाहिए।
दोनों चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों द्वारा जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, बच्चों की जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख है, कान है, तो क्या करेंगे, उसके चित्रों को देखेंगे और कानों से उसकी आवाज़ को जब सुनेंगे तो उसका वो पूरा जो है पूरे मस्तिष्क में वो बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा श्रव्य और दृश्य सबसे अच्छा साधन है। इसके लिए शिक्षण साधन के लिए अगर हम दृश्य सामग्री भी रखेंगे और साथ में श्रव्य सामग्री भी उसके साथ साथ में होगी तो बढ़िया है। जैसे मैंने अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी आवाज़ भी आपके पास जा रही है और आपको दृश्य भी दिख रहा है, तो इससे आपकी जितने भी विचार हैं, जितनी भी सोच है, वो आपकी बिल्कुल हमारे सामने अट्रैक्ट हो रही है। तो इसी के साथ में अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3 और 3 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं 3 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रशिक्षण विधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ता है। भाई जब हम प्रशिक्षण कर रहे होते हैं तो कौन से अम्ल की बढ़ने की अधिकता रहती है, ये हमें बताना है। देखिए प्रशिक्षण के दौरान क्या होता है कि मांसपेशियों के जो ऊतक होते हैं, ये देखिए मांसपेशी हमारे, और इसमें हमारे क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। इन ऊतकों में मांसपेशी है और इन मांसपेशियों में क्या होता है, हमारा ऊतक होते हैं। और जब ये ऊतकों में लगातार कोई व्यायाम करता है, क्या करें हम, या तो हम व्यायाम कर रहे हों, ठीक है, या हम कोई भी कार्य कर रहे हों, कोई व्यायाम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो इसमें दुग्ध अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। कौन सा, दुग्ध अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, यानी कि अगर हम बात करें तो CO2 इसमें उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि CO2 उत्पन्न करने से जो उत्तेजना के बिना मांसपेशी क्या होती हैं, थकावट सी महसूस करने लगती हैं। थकावट से ही क्या होता है, व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ATP क्या है, ATP एक हमारी ऊर्जा का स्रोत है, ये हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लियस में पाया जाने वाला अम्ल है। ATP का ही रूप है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो थकान है, ये सब हमारे लिए क्या करती है, हमारी थकान को दूर करती है, ये सब थकान को दूर करती है। लेकिन थकान लाता कौन सा है, तो लैक्टिक अम्ल हमारा जो है थकान लेके आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही है, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कोच का गुण होना चाहिए। भाई कोच है, कोई हमारा कोचिंग हमें कर रहा है, हमें प्रशिक्षण दे रहा है, तो उसका गुण कैसा होना चाहिए, खुला दिमाग होना चाहिए। भाई दिमाग उसका खुला हुआ होना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं है कि दिमाग उसका बिल्कुल खुला हुआ हो, दिमाग तो सबका खुला हुआ होता है, ऐसा नहीं है कि दिमाग खुला। आत्मविश्वास होना चाहिए, लगभग सही लग रहा है, हाँ भाई आत्मविश्वास होना चाहिए। समायोजन करने वाला होना चाहिए। भाई समायोजन करने वाले से कोच के अंदर इतना होना चाहिए, लेकिन इतना जो है बढ़िया नहीं कि समायोजन ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो। स्वार्थी तो बिल्कुल भाई नहीं होना चाहिए। भाई हमारा कोच है, हमारे साथ में समायोजन करने के लिए जो है पर्याप्त। और दूसरी क्या हो कि स्वार्थी हो, यानी अपने कार्य के लिए सब कुछ कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए कोच की जो मेन उसकी विशेषताएं होती है, कोच हमारा जो विशेषता होती है वो कैसा होना चाहिए। पहली बात तो एक राष्ट्रीय होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, राष्ट्रीयता वाला होना चाहिए। भाई राष्ट्रीयतावादी होना चाहिए। नेतृत्व वाला होना चाहिए, नेतृत्व आपको कहीं भी शब्द दिख जाए, नेतृत्व होना चाहिए उसके अंदर। श्रेष्ठ निष्पादन होना चाहिए, यानी कि श्रेष्ठ जल्दी ही हमारी समस्याओं को सुलझाने वाला होना चाहिए। श्रेष्ठ निष्पादन होना चाहिए, निष्पादन करने वाला होना चाहिए। और श्रेष्ठ निष्पादन खिलाड़ी वृत्त होना चाहिए, यानी उसके अंदर खेल भावना होनी चाहिए, खिलाड़ी वृत्त होना चाहिए, खेल भावना होनी चाहिए, ठीक है। उत्तम चरित्र होना चाहिए, उत्तम चरित्र होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट होना चाहिए,
और आत्मविश्वासी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर। तो बिल्कुल हमारा कौन सा आंसर है? आत्मविश्वास बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारे एक अच्छे कोच की पहचान है, अच्छे कोच के गुण हैं। अगर उसके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी वो सही से कोचिंग कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या कहा गया देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में सिट अप्स का उद्देश्य क्या होता है? भाई हम सिटअप्स करते हैं तो हम किस उद्देश्य से करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? देखो सिटअप्स का मुख्य जो कार्य होता है वो मांसपेशियों को लचीला रखना, बिल्कुल लचीलापन बनाना। इसके लिए कौन सी मांसपेशियों को? भाई पेट की मांसपेशियों को, बिल्कुल पेट की मांसपेशियों। जब हम सिटअप करते हैं तो हमारी पेट की मांसपेशियाँ बिल्कुल हमारी क्या हो जाती हैं? सख्त जो शक्ति हो जाती हैं और बिल्कुल सुधर जाती है और लचीली बन जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही हमें दिख रहा है कि पेट की मांसपेशियों को की शक्ति में सुधार करना, बिल्कुल सही है। पेट की क्षेत्र के मुद्रा को बेहतर करना, बिल्कुल नहीं, इसका कार्य नहीं। चर्बी कम करना, बिल्कुल नहीं। भाई सिटअप्स करने से हमारी चर्बी कम नहीं होगी। शरीर के भार को बनाए रखना, बिल्कुल इसका काम नहीं कि शरीर के भार को बनाए रखना। वो तो हम व्यायाम करेंगे, पूरा योगा करेंगे तभी हम शरीर के भार को बना सकते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6 और 6 में क्या कहा गया देखते हैं। 6 क्वेश्चन में कहा गया कि शिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण है। भाई शिक्षण के दौरान प्रशिक्षण जब हम कर रहे हैं तो उसके दौरान हमारे लिए थकान का क्या कारण हो सकता है? तो अभी हमने आपके लिए बिल्कुल बताया ही है, बिल्कुल रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड का बनना, लैक्टिक एसिड का बनना ना तो एलियोमीटर्स के मतलब है, ना कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, ना उपरोक्त सभी से मतलब है। तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन अगर हम मारेंगे तो बिल्कुल इसका जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही होगा। किसका भाई होना? लैक्टिक अम्ल का बिल्कुल बनना ही हमारा बिल्कुल ये कहलाएगा। राइट आंसर के साथ में जाएंगे, ए के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7 और 7 में कहा गया कि प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया? भाई प्रेशर ट्रेनिंग के बारे में पूछा है कि प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया है? तो बिल्कुल किसने किया है ये हमें जानना है। तो बोल्सर गल्सर ने किया है, मुर्गनन ने किया है, हार्वर्ड वेंडल ने किया है, बेल्टम बॉल्टम ने किया है। तो बिल्कुल आप लोगों के ऑप्शन आते हुए बहुत ही अच्छा मुझे लगता है जब आप लोग आंसर्स अपने देते हैं। बिल्कुल ही जो भी व्यक्ति अगर हमारा नया विजिट कर रहे हैं और बिल्कुल अगर वो चाह रहे हैं कि हमारी एक बेहतर और अच्छी तैयारी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा है कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे। फिजिकल एजुकेशन ही आपके लिए बिल्कुल हर गृहिणी, हर भाई, हर बहन की सहायता करता है और बिल्कुल ही आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन करता है, मोटिवेट भी करता रहता है। तो प्रेशर ट्रेनिंग है क्या? पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया है। तो देखिए प्रेशर ट्रेनिंग एक प्रशिक्षण है जो खिलाड़ी को दिया जाता है, कम से कम आराम देकर अधिक से अधिक काम दिया जाता है। इसके अनुसार मतलब कम आराम देते हैं और अधिक से अधिक कार्य को कराने की क्षमता की तीव्रता रखते हैं, जैसे शक्ति को बढ़ाना, तीव्रता, सहनशीलता का विकास करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कौशल विकास करना होता है एवं कह सकते हैं कि उन पर अच्छा प्रभाव डालना ही इसका जो है कार्य। तो इसको जो है किसने आविष्कार किया है? तो इसका बिल्कुल विंटर बॉटम ने इसका जो है आविष्कार किया है। ठीक है, तो इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8 और 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। 8 क्वेश्चन में कहा गया है कि माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि क्या हो सकती है? भाई एक माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि क्या हो सकती है ये हमें बताना है। देखिए 3 साइकिलें होती हैं, माइक्रो, मीजो और मैक्रो। तो माइक्रो फिर है मैक्रो, 3 साइकिल होती हैं, मैक्रो, ठीक है, फिर उसके बाद में मीजो। ठीक है, तो माइक्रो, मीजो, मैक्रो। तो पहले नंबर पे है माइक्रो, दूसरे नंबर पे है मीजो, तीसरे नंबर पे है मैक्रो। तो जो माइक्रो प्रशिक्षण विधि होती है
ये हमारी होती है 3 से 10 दिन, 3 से 10 दिन की होती है माइक्रो। मीजो की बात करें तो होती है 2 से 3 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह। और मैक्रो की बात करें तो ये होती है 1 वर्ष। कितने की होती है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई। तो बिल्कुल इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 7 दिन, 6 माह, 1 वर्ष, 20 दिन। तो 1 वर्ष के लिए हमारी कौन सी आ गई भाई? मैक्रो आ गई। अगर हम बात करें 2 से 4 हफ्ते की बात कर लें या 20 दिन की बात कर लें तो हमारी मीजो आ गई। ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें कि 7 दिन तो हमारी कौन सी पहुंच गई? माइक्रो पहुंच गई। तो बिल्कुल ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। और 9 क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। 9 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? तो 9 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए। भाई जब हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उस समय हमारी हृदय गति कितनी रहनी चाहिए ये हमें बतानी है। तो बिल्कुल इसके साथ में चलेंगे। तो कितनी रहनी चाहिए ये हमें यहाँ पे पूछा गया हमसे क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण के समय हमारी कितनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य की जो हृदय गति होती है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप से अलग अलग होती है, लेकिन प्रशिक्षण के समय जो हमारी वास्तविक रहनी चाहिए हृदय गति वो कितनी रहनी चाहिए ये हमें बताना है। तो इन्होंने कहा है कि भाई 180 रहनी चाहिए, 72 रहनी चाहिए, लगभग 100 रहनी चाहिए। तो देखिए नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो हमारी कितनी होती है? 72 होती है। नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो हमारी कितनी होती है? 72 होती है। यानी सामान्य रूप से अगर हम बैठे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो हृदय बीट है वो 72 से 75 होगी। कितनी होगी? 72 से 75। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब हम प्रशिक्षण कर रहे हों, जब हम प्रशिक्षण दे रहे हों तो उस समय क्या होगा? तो देखिए जब हम प्रशिक्षण देखते हैं तो हमारी जो संकुचन क्रिया होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो धड़कनें होती हैं वो तेज़ होती हैं। अब हृदय गति जब इनकी धड़कन तेज़ होगी तो सीधी सी बात है कि उनकी जो हार्ट बीट है, जो हृदय रेट है वो बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ जाएगा ये हमें बताना। तो ये लगभग कितना बढ़ता है? 180। कितना होता है? 180 के लगभग पहुंच जाता है अभ्यास के दौरान। तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर है 10। और 10 में क्या कहा गया है? 10 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। तो कितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे एथलीट के उसमें होनी चाहिए? तो देखिए इसका अलग अलग अनुपात है और अलग अलग कैलोरी की जो है हमें दी जाती है, मात्रा दी जाती है, बताई जाती है। तो बिल्कुल ही देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी मात्रा की हमें आवश्यकता पड़ती है कि एक प्रशिक्षण के दौरान। तो देखिए सामान्य की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 46 kg, महिलाओं की बात करें तो 46 जो है किलोग्राम हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, किलो कैलोरी की हमें आवश्यकता होती है, 46 किलो कैलोरी की। अगर बात करें तो किसमें कितनी जो है कैलोरी की ऊर्जा पाई जाती है? तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की बात करें, CHO की बात करें तो इसमें 4.1। और अगर प्रोटीन में बात करें कि प्रोटीन में कितनी पाई जाती है तो प्रोटीन में भी 4.1। और अगर बात करते हैं वसा में कितनी पाई जाती है तो बिल्कुल 9.1। अब अगर इनका अनुपात अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अनुपात कितना होता है तो आप बता सकते हैं 1:1:4 इसका होता है। ठीक है। तो अनुपात के साथ में भी हो गया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन। 60 से 65 हमें जो है चाहिए, 60 से 65% जो है हमें मात्रा चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है। किस समय? प्रशिक्षण के समय। तो प्रोटीन के लिए कितना चाहिए प्रशिक्षण के समय? अगर हमसे पूछ भी लिया जाता तो प्रोटीन का कितना चाहिए? तो प्रोटीन के लिए हमें चाहिए है कि जो है 10 से 15 हमें प्रोटीन के लिए चाहिए होती है। प्रोटीन के लिए 10 से 15। वसा हमें कितनी चाहिए होती है प्रशिक्षण के दौरान? वसा, अगर वसा की बात करें तो वसा हमें चाहिए होती है 25 से 30%। कितनी चाहिए होती है? 25 से 30%। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन हम आपके लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 की बात करेंगे शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में देखेंगे, देखिए आपके लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, बढ़िया लग रही हो, तो कोई खुरेज नहीं है, फिजिकल एजुकेशन गुरु को आप फॉलो करिए, बेल आइकन दबाइए। अगर कोई व्यक्ति भी हमें नया फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल मैं उस भाई, उस गृहिणी के साथ में हूँ। जब तक कि मैं उसे एक सीट नहीं दिला लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। बिल्कुल मैं मोटिवेट करता रहूँगा। बीच बीच में आपको वीडियोज़ बढ़िया मिलती हैं, फुल कोर्स कराते हैं, कोई भी कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए बहुतों को आपने ज्वाइन करा है, सबको आपने आजमाया। एक बार फिजिकल एजुकेशन को भी आप देख लीजिए कि आपका कितना साथ देता है। धन्यवाद। इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 में कहा गया है कि कौन सा प्रशिक्षण स्ट्रेंथ में सम्मिलित नहीं होता है। भाई स्ट्रेंथ में कौन सा प्रशिक्षण हमारा सम्मिलित नहीं होता है, ये हमें बताना है। तो पुल नहीं होता है, पुलअप्स नहीं होता है, शटल रन नहीं होता है, डिप्स नहीं होता है, या हम कह सकते हैं पुशअप नहीं होता। तो कौन सा इसमें से है ऐसा जो बिल्कुल नहीं होता है? देखिए गतिरोधक के बारे में बात कर लें तो गतिरोधक के बारे में जो है बल लगाने की बात करें, आमने सामने की सम्मुख बल की बात करें, तो क्रिया होती है ताकत का विकास होना। अगर हम किसी के सामने विरोध में अगर हम बल लगा रहे हैं तो बिल्कुल हमारा ताकत की विशा जो है क्या होगा भाई, बढ़ेगी। वजन ट्रेनिंग से बढ़ सकती है हमारी ताकत। विस्फोटक ताकत भी बढ़ सकती है। विस्फोटक ताकत कैसे बढ़ सकती है? देखिए अगर हम अपनी अधिकतम ताकत बढ़ानी है तो अधिकतम ताकत के लिए क्या करेंगे कि हमें अपने आप को वजन उठाना पड़े, तो हमारी अधिकतम ताकत। लेकिन अगर हमें विस्फोटक ताकत की आवश्यकता है बढ़ाने की तो अनुकूलित व्यायाम करने चाहिए। मेडिसिन बॉल आयन जो है आयामों का प्रयोग करना चाहिए। पैरामेट्रिक व्यायामों का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। बेट नेट ट्रेनिंग की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्फोटक शक्ति को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, तो बिल्कुल अनुकूलन व्यायाम, मेडिसिन बॉल और पैरामेट्रिक व्यायाम, वेट ट्रेनिंग, ये 4 आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। बिल्कुल आप लोग रिवाइज कर बैक आउट कर इनको लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सहन शक्ति की ताकत बढ़ाई जा सकती है। भाई सहन शक्ति की ताकत हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बेल व्यायाम कर लें। वेट ट्रेनिंग कर लें, बिल्कुल हमारी सहनीय शक्ति बढ़ जाएगी। पहाड़ी पर दौड़ना शुरू कर दें, सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दें, हमारी सहन शक्ति की ताकत जो है बढ़ जाएगी। हमें अधिक से अधिक लंबी दूरी को दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रेंथ में शामिल नहीं है, तो भाई देख सकते हैं आप स्ट्रेंथ में कौन सी चीज़ हमारी शामिल नहीं हो रही है। तो बिल्कुल जो थोड़ी दूर है, शटल रन क्या होती है? थोड़ी दूरी की दूर होती है, उससे हमारी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है स्ट्रेंथ शक्ति पर, यानी सहनशीलता पर। अगर हम थोड़ी दूर तेज़ी से ही दौड़े तो उसमें हमारी सहनशीलता की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 होना चाहिए, लेकिन रिवाइज हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 में कहा गया है, क्या कहा गया है? 12 में कहा गया है कि किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित हो जाती है। भाई किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित हो जाती है, ये चीज़ बता दी कि आइसोमेट्रिक में एक दीवार का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये हमारी एक दीवार है और इस पर कोई यहाँ पे बल लगा रहा है, अपने हाथ से यहाँ पे बल लगा रहा है, तो इसमें मांसपेशियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी। इनमें कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं करेंगी, कैसा भी उनके अंदर कोई सी भी हलचल नहीं होगी, लेकिन बल कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? अंदरूनी बल उनके अंदर कार्य करेगा। बात कर लें स्टैटिक संकुचन, तो कुछ होता नहीं है। स्टैटिक संकुचन की बात करें तो इसमें तो कुछ होता नहीं है स्टैटिक संकुचन में। ठीक है, तो ये हमारा है नहीं, उपरोक्त में से कोई है नहीं, तो बिल्कुल बचा क्या हमारे पास? आइसोटोनिक में क्या होता है कि किसी पे अगर हम बल लगाते तो वो मांसपेशियाँ तंग होती हैं और उसमें लंबाइयों में उनके परिवर्तन होता है। जैसे डंबल
अगर हम बात कर लें डंबल को उठाना, बिल्कुल हमारा आइसोकिनेटिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13वां। यहाँ से भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 12वें की जगह कितना आएगा, 13वां क्वेश्चन की बात करें तो 13वें क्वेश्चन में कहा गया है कि स्ट्रेंथ एंडोरेंस को में सुधार के लिए इस प्रशिक्षण का भी प्रयोग करना चाहिए। नीचे दिए गए हैं तो उनमें हमें किस प्रशिक्षण का प्रयोग करना चाहिए, किसके लिए, स्ट्रेंथ को सुधारने के लिए, स्ट्रेंथ को सही करने के लिए, स्ट्रेंथ को विकसित करने के लिए। तो बिल्कुल अभी हमने स्ट्रेंथ को विकसित करने के लिए आपके लिए जो है विधियाँ बताई थी। तो स्ट्रेंथ को जो है क्या करने की विधियाँ बताई थी, बिल्कुल अभी आप पीछे बैक में जाएंगे तो बिल्कुल आपको शब्द ये सुनने के लिए मिला था, सर्किट ट्रेनिंग। कौन सा, सर्किट ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है। और अगर फार्ड लेग की बात करें कि फार्ड लेग प्रशिक्षण में क्या होता है, तो बिल्कुल फार्ड लेग प्रशिक्षण में विस्फोटक शक्ति का विकास होता है। विस्फोटक शक्ति का विकास होता है हमारे, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग में भी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ा सकते, लेकिन सहन शक्ति बढ़ाने का बिल्कुल ही कार्य होता है, इसका भी सहन शक्ति का ही कार्य होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तम है वो हमारी है सर्किट ट्रेनिंग। बिल्कुल राइट आंसर है सर्किट ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन में कहा गया है कि बाइसेप्स ब्रॉन्ची एंड लैटमस डॉर्सी मांसपेशी विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास करना होगा। ये बिल्कुल है, देखिए पुलअप्स अगर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो बॉडी वेट एक्सरसाइज है। ये कैसा एक्सरसाइज है, बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इससे करने से क्या होता है, शोल्डर स्टमक जो होता है और बाइसेप्स और बीसेप्स जो हमारी होती हैं वो बिल्कुल ही क्या होती हैं, वो बिल्कुल एकदम सख्त हो जाती हैं। और लेक्ट्रिमस डोर्सी पीठ की जो मांसपेशी होती है पीठ पर पाई जाती है। बाइसेप्स भुजा पर पाई जाती है। देखिए बाइसेप्स कहाँ पे पाई जाती है, देखिए ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ बना है, तो ये हम अगर बात करें तो ये हमारी बाइसेप्स होती हैं, ये बाइसेप्स हैं, ये बाइसेप्स है। और ये हमारा पीठ का भाग है, तो यहाँ पे डोर्सी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, डोर्सी। तो बिल्कुल हमारा जो सही आंसर जाएगा, बिल्कुल सही आंसर की ओर अगर हम जाना चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर है पुलअप्स है। क्या है भाई, पुलअप्स। अब हम यहाँ से अगर बैठक पुलअप्स कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारी जो है मांसपेशियों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चन तक हो गए हैं, 15 क्वेश्चन में देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है कि मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो तब क्या होता है भाई, जब मांसपेशी हमारी कैसी हो जाती है, छोटी होती है, तब उस समय कौन सी कंडीशन होती है, इसेंट्रिक होती है, कंसेंट्रिक होती है, इंसेंट्रिक होती है, कंसेंट्रिक होती है, आइसोमेट्रिक होती है, उनमें से कोई नहीं है, ऐसोकैनेटिक होती है। तो नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा होता है। तो देखिए जब मांसपेशियाँ हमारी छोटी हो जाती हैं तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो कंसेंट्रिक से बोल सकते हैं। पेशियों का छोटा होना क्या हो गया भाई, हमारा कंसेंट्रिक हो गया। बस पेशियों का बढ़ने के लिए क्या हो गया भाई, इंसेंट्रिक। तो बिल्कुल ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर है 16। और 16 में क्या कहा गया है देखते हैं। 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है, प्रमुख शिक्षण विधि बतानी। तो बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया है और बिल्कुल आप लगाएंगे प्रमुख जो विधियाँ होती हैं वो हमारी मिरर हो गई, प्रोजेक्ट विधि होगी और अनुकरण विधि होगी। तो तीनों विधि उपरोक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। 17 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रतिशत व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति जो होता है उसमें क्या दिखाई देता है। देखिए उच्च नंबर दर, बिल्कुल प्रशिक्षित अगर व्यक्ति है तो बिल्कुल उसकी उच्च नंबर दर नहीं होगी, क्योंकि वो सहन शक्ति होगी, उसके अंदर सहने की क्षमता होगी, क्योंकि वो उसी बात की ट्रेनिंग दे रहा है। नेक्स्ट बात करें धीमा स्वास्थ्य लाभ, तो बिल्कुल नहीं धीमा होगा भाई, जो प्रशिक्षण कर रहा है तो उसको क्या धीमी स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत होगी। तो उपयुक्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो गलत हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, धीमी थकावट। तो बिल्कुल जो भी हमारा प्रशिक्षण करने वाला व्यक्ति है
उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी धीमी थकावट, क्योंकि 50 किलोमीटर की मैराथन जो व्यक्ति दौड़ता है तो उसके अंदर ऑलरेडी से क्या होती है, थकान कम होगी, तभी तो 50 किलोमीटर जा पाएगा, 42.195 किलोमीटर दौड़ पाएगा। 26 किलोमीटर 385 मील तभी तो भाई दौड़ पाएगा जब उसके अंदर एंडोरेंस, थकने की क्षमता कम होगी। पेशीय खिंचाव क्या कारण है? पेशियों खिंचाव का क्या कारण हो सकता है? अच्छा लचीलापन, भाई जो हमारी हड्डियाँ अच्छी खासी लच रही हैं तो हमारे अंदर खिंचाव आ ही नहीं सकता। जब हमारी मांसपेशियाँ अच्छी खासी लच रही हैं तो हमारे अंदर मांसपेशी खिंचाव नहीं हो सकता। बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पर्याप्त गर्माहट। जब हमारे शरीर में पर्याप्त गर्माहट है, जब हमने अपने आप को, बॉडी को मेंटेनेंस कर रखा है, उसे गर्म कर रखा है, तो कहाँ से हमारी पेशी खिंचेंगी भाई? बिल्कुल नहीं खिंच सकती हैं। तो बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, उपयुक्त हो नहीं सकता, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी से गलत हो गए। तो बिल्कुल बचा क्या हमारे पास? छठा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता। अत्यधिक प्रशिक्षण, सी फॉर कंग्रेचुलेसन आपके लिए, बिल्कुल आपकी एक सीट बिल्कुल पक्की हो। और अगर जो व्यक्ति हमारे साथ में नए विजिट कर रहे हैं तो उनसे एक ही अनुरोध है कि फिजिकल एजुकेशन गुरु को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, बिल्कुल आपके साथ में लगा रहेगा और आपको अच्छा और बेहतर वन तैयारी जो है देगा। नंबर अगला क्वेश्चन 19, और 19 क्वेश्चन में कहा गया है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? तो बिल्कुल सबका रखा हुआ है और इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन के साथ में बिल्कुल जाएंगे हम 9.8F फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है कि शिक्षण व्यायाम है क्या? शिक्षण व्यायाम किसे कहते हैं? शिक्षण व्यायाम क्या है? तो बिल्कुल योगासन शिक्षण व्यायाम है, बिल्कुल है। मार्चिंग शिक्षण व्यायाम है, बिल्कुल है। हस्तमूल व्यायाम बिल्कुल शिक्षण व्यायाम है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हमारे बिल्कुल सही आंसर। तो बिल्कुल अपने सभी गृहिणियों, सभी भाइयों और सभी बंधुओं को एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में नया विजिट कर रहा है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और इस साथ में फ्री नोट्स नोट्स फिजिकल एजुकेशन से प्राप्त करें। धन्यवाद। इसी के साथ में गुड नाइट, बाय। सबक है।